अस्सलामुअलैकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इससे पिछली वीडियो में हमने न्यूटन का पहला लॉ जो है वो डिस्कस किया था, तो इस वीडियो में इन दोनों लॉज को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। सेकंड लॉ स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो समझना लाजमी और ज़रूरी हैं, जो कि साइंस के अंदर रिलेशंस होते हैं दो क्वांटिटीज़ के दरमियान। दो तरह के रिलेशन होते हैं, एक डायरेक्ट रिलेशन होता है और एक इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। इस डायरेक्ट रिलेशन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं और इनडायरेक्ट रिलेशन को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के नाम से भी जाना जाता है। डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि जो दो क्वांटिटीज़ हैं, बेसिकली जो रिलेशन होता है वो दो क्वांटिटीज़ के दरमियान होता है, कि एक को बढ़ाने से दूसरे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, एक को दूसरे को छेड़ने से पहले पे क्या फ़र्क, इस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो डायरेक्ट रिलेशन में क्या होता है कि अगर एक क्वांटिटी को हम लोग चेंज करें या इंक्रीज़ करें और इसके इंक्रीज़ करने से ये वाली क्वांटिटी भी इंक्रीज़ हो जाए, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। मतलब ये कि इसको बढ़ाएं ये भी बढ़ जाए, इसको कम करें ये भी कम हो जाए। तो ये इस तरह का जो रिलेशन होता है ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। और इन्वर्स रिलेशन ऐसे होता है कि दो क्वांटिटीज़ हैं, एक को इंक्रीज़ करें दूसरी डिक्रीज़ हो जाए, दूसरी डिक्रीज़ हो जाए। अगर इसको डिक्रीज़ करें तो ये इंक्रीज़ हो जाए। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है ये इन्वर्सली रिलेशन होता है। डायरेक्ट रिलेशन की एग्जांपल इस तरह से दे सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल चीनी और मिठास, इन दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। जितनी ज़्यादा चीनी डालोगे उतनी ज़्यादा मिठास आएगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। और अगर इन्वर्सली रिलेशन की एग्जांपल देखनी है तो वो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि फूड है, खाना है, और उसको खाना, फूड को ईट करना, फूड और ईटिंग, इन दोनों का आपस में इन्वर्सली रिलेशन है। फूड जितना ज़्यादा आप ईट करोगे उतना ज़्यादा फूड जो है वो कम होता जाएगा, जितना ज़्यादा फूड खाओगे, खाना खाओगे, उतना ज़्यादा जो उसकी तादाद है वो कम हो जाएगी। तो ये इन्वर्स रिलेशन की कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे भी हम लोग इसको डिस्कस करेंगे फिजिक्स के अंदर और इस न्यूटन के सेकंड लॉ के अंदर। तो इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट इसकी ये बताती है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी, एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। The produced acceleration is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the body. अच्छा, अब इसमें जो दो क्वांटिटीज़ हैं हमारे पास, वो फोर्स है, एक्सेलरेशन है। पहले इसके हिस्से में न्यूटन की लॉ के अब ये बता रहा है कि हमें जब किसी बॉडी पे हम लोग फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने का मतलब ये है कि उस बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन का ये मतलब था ना कि चेंज इन वेलोसिटी पर टाइम। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है उस बॉडी के अंदर। जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाई होगी उसी डायरेक्शन के अंदर वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। अच्छा, अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के साथ। इस लॉ के दो मतलब निकलने, दो चीज़ें इस लॉ के ज़रिए से, स्टेटमेंट के ज़रिए से सामने आई हैं। एक जो है वो एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशन है जो कि डायरेक्ट बताया गया, और एक जो रिलेशन बताया गया है वो है एक्सेलरेशन और मास का। एक्सेलरेशन और मास का जो कि इन्वर्स है। तो एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है कि जितनी ज़्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतनी ही ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी बॉडी के अंदर। मतलब जितने ज़्यादा आप फोर्स इंक्रीज़ करोगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन इंक्रीज़ होगी, ये डायरेक्ट रिलेशन है। इन्वर्सली रिलेशन का क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा मास होगा बॉडी का उतनी ही कम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, फोर्स अगर कांस्टेंट रखें। तो चलिए चलते हैं इसकी डेरिवेशन की तरफ, और इन दो चीज़ों को लेते हुए एक पूरी डेरिवेशन करके एक फार्मूला बनाएंगे जो कि फोर्स, एक्सेलरेशन और मास के दरमियान होगा। जी, तो डेरिवेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है कि व्हेन फोर्स F इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास M, देन अकॉर्डिंग टू द लॉ एक्सेलरेशन A इज़ कैरेक्टराइज्ड एज, सबसे पहली बात तो ये सामने आई कि एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्ट रिलेशन है, जो कि लॉ का पहला पार्ट था कि एक्सेलरेशन जो है जो प्रोड्यूस हुई होगी उस बॉडी के अंदर, वो फोर्स की डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जितनी ज़्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज़्यादा एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। तो ये पहला रिलेशन जो है एक्सेलरेशन का और फोर्स का हमारे सामने आया। दूसरा जो रिलेशन सामने आया था वो, या दूसरा जो पार्ट था लॉ का, वो ये था कि एक्सेलरेशन और मास जो है इन दोनों का आपस में इन्वर्स रिलेशन है।
ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये कि जितना ज़्यादा बॉडी का मास होगा फोर्स लगाने पे, वही कांस्टेंट फोर्स लगाने पे एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होगी उस बॉडी के अंदर वो कम होगी। तो ये दो रिलेशन है। अब अगर इन दो रिलेशंस को इक्वेशंस का नाम दे दें, पहली वाली को इक्वेशन नंबर 1 और दूसरी वाली को इक्वेशन नंबर 2, और इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करें तो कंबाइन करने पे एक नई चीज़ हमारे पास सामने बन के आएगी, जो कि आएगी एक्सेलरेशन जो है प्रोपोर्शनल है F/m के। नेक्स्ट स्टेप में जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है, ये प्रोपोर्शनल का साइन है दरमियान में जो है, जब भी प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक इज़ इक्वल टू और एक कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो 1 है, तो 1 जब मल्टीप्लाई होगा F/m से तो वही फैक्टर आ जाएगा हमारे पास F/m, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो चीज़ वही रहती है। तो जो नई चीज़ हमारे पास बन के आएगी वो एक्सेलरेशन इज़ इक्वल्स टू F/m आ जाएगा। और फाइनली जब m इज़ इक्वल टू का साइन क्रॉस करके लेफ़्ट हैंड साइड पे जाएगा तो एक्सेलरेशन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो फाइनल फार्मूला हमारे पास बनेगा फोर्स का वो बनेगा F इक्वल्स टू ma। तो फार्मूला हमारे पास बन गया F इक्वल्स टू ma। और अगर यूनिट की बात की जाए तो फोर्स की यूनिट कैसे निकालेंगे? फोर्स का फार्मूला जो अभी हमने ड्राइव किया है वो है F इक्वल्स टू ma, और इसमें अगर मास, ये जो m रिप्रेजेंट कर रहा है ये मास को कर रहा है और a जो है वो एक्सेलरेशन को कर रहा है रिप्रेजेंट, तो m का जो यूनिट है या मास का जो यूनिट है ऐसा यूनिट वो kg है, तो मास की जगह पे kg लिखा, और साथ में एक्सेलरेशन मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक्सेलरेशन का जो यूनिट है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वो साथ में मल्टीप्लाई में लिख दिया हमने। kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका यूनिट है, जिसको हम 1 न्यूटन बोलते हैं। चूँकि ये लॉ न्यूटन ने पेश किया था तो इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन के नाम पे रखी गई, और 1 न्यूटन जो है वो किसके इक्वल है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी, तो ये था न्यूटन का सेकंड लॉ। अब हम बढ़ते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ की तरफ और उसकी स्टेटमेंट को जानने की कोशिश करते हैं और उसे समझने की कोशिश करते हैं कि वो क्या है। टू एवरी रिएक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब ये है कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। ये तो हम लोग बचपन में साइंस में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसकी एग्जांपल्स से इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहली एग्जांपल इसकी ये है कि while walking we push the earth backward with our feet, as a reaction earth pull us forward. In this way we can walk in this earth. इसका मतलब ये हुआ कि जब हम चलते हैं तो हम अपने पाँव से ज़मीन को पीछे की तरफ पुल करते हैं, फोर्स लगाते हैं, और उसके रिएक्शन में जो ज़मीन है वो हमें आगे की तरफ धकेलती है, जिसकी वजह से हम इस पर चल पाते हैं। अच्छा, रिएक्शन और एक्शन और रिएक्शन जो है यहाँ पे फोर्सेस के लिए, कि जब भी हम किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो उसके नतीजे में एक रिएक्शन फोर्स भी हमारे ऊपर लगेगी। अब इसकी सेकंड एग्जांपल जो है वो देखने की कोशिश करते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल एक्सर्ट्स इट्स वेट फोर्स while as a reaction a normal reaction force R is acted upon it by the table. In this way both the forces are balanced and maintains the state of rest. अच्छा, अब इसमें ये बात समझने की है कि फॉर एग्जांपल एक टेबल है और टेबल के ऊपर एक बुक पड़ी हुई है। इसकी वेट की फोर्स है जो इसको नीचे की तरफ खींच रही है। अगर इसकी वेट की फोर्स नीचे की तरफ खींच रही है तो ये नीचे क्यों नहीं जा रही? टेबल के ऊपर कैसे पड़ी हुई है? बज़ाहिर तो देखा जाए कि अगर कोई फोर्स नीचे की तरफ किसी को खींचे तो उसको नीचे जाना चाहिए, वो नीचे क्यों नहीं जा रही? टेबल के ऊपर रेस्ट में कैसे पड़ी हुई है? हमने पीछे फोर्स का जो टॉपिक पढ़ा, फोर्स में हमने ये पढ़ा कि फोर्स जिस भी चीज़ के ऊपर लगाई जाए वो उसको रेस्ट से मोशन में ले जाता है या मोशन से रेस्ट में ले जाता है। अब यहाँ पे ये जो बुक पड़ी हुई है इसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है नीचे की तरफ, जो इसकी वेट की फोर्स है जो इसको खींच रही है ग्रेविटेशन की वजह से, तो ये नीचे की तरफ क्यों नहीं जा रही? तो यहाँ पे न्यूटन का थर्ड लॉ जो है वो आएगा और वो हमें ये बताता है कि जो वेट की फोर्स नीचे लग रही है, जिस टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, वो टेबल उस वेट की फोर्स के रिएक्शन में एक अपोजिट फोर्स जो है वो लगा रहा है एज अ रिएक्शन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहलाती है, जो कि उस बुक के ऊपर टेबल की जानिब से लग रही है अपोजिट डायरेक्शन में। इस तरह से जो है ये दोनों जो है रेस्ट के अंदर है।
तो ये इसकी एक और एग्जांपल जो है वो इस तरह से ले सकते हैं कि फॉर एग्जांपल एक रॉकेट है। रॉकेट ऊपर की तरफ कैसे जाता है? रॉकेट को नीचे ग्रेविटी जो है वो नीचे की तरफ खींच के रखी हुई और उसका वेट भी काफ़ी ज़्यादा है, फोर्स भी काफ़ी ज़्यादा होगी, तो मास अगर ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा होगी। तो वो ऊपर की तरफ कैसे जाता है? तो वो लॉन्च कैसे करता है कि एक थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, मतलब एक फोर्स नीचे ज़मीन की तरफ लगाता है और ज़मीन रिएक्शन के तौर पे उसके ऊपर एक अपोजिट फोर्स लगाती है जो इसको ऊपर की तरफ फेंकती है। आपने देखा होगा कि जब रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो उसके नीचे से एक थ्रस्ट निकल रहा होता है, एक आग किसी किस्म की निकल रही होती है जो कि फोर्स लगा रही होती है ज़मीन के ऊपर। वो ज़मीन के ऊपर फोर्स लगाती है तो उसके रिएक्शन में ज़मीन उसके ऊपर एक और फोर्स लगाती है जो उसको घसीट के ऊपर की तरफ लेके जाती है या उसको मदद देती है ऊपर की तरफ जाने में। तो इस तरह से जो है रॉकेट अपना जो है वो लॉन्च करता है और मूव कर सकता है। तो ये थे आज के टॉपिक जो कि न्यूटन सेकंड लॉ था और थर्ड लॉ था। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।